20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सबको सता रही है। ऐसे में मरूधरा में महामारी की तीसरी मार से बचाने के लिए मरूधरा में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस बार ऑक्सीजन पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। यही कारण है कि प्रदेश में 436 एयर टू ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनमें 30% प्लांट ने तो काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक भी बना लिया है, जिन्हें सभी जिलों में भिजवा भी दिया गया है। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भी पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यही नहीं, जिलों में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक भी बना दिया गया है, जो चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बाद मरीज को घर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। लगभग 436 ऑक्सीजन प्लांट्स या जो एयर टू ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। टोल टैक्स फुल लेकिन सुविधाएं गुल। नेशनल हाईवे पर वाहनों से टैक्स वसूली तो जमकर हो रही है, लेकिन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज में उड़वारिया टोल नाके का जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जायजा लिया तो पूरी पोल खुल गई। सुविधाएं कागजों में तो उपलब्ध हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। टोल के पास तो सड़कों पर ना तो रेडियम के सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिख रहे हैं ताकि ड्राइवर समय रहते ब्रेक लगा सके, और ना ही किसी प्रकार के स्पीड ब्रेकर ही बने हैं ताकि वाहनों की गति पर लगाम लगाई जा सके। इतना ही नहीं, टोल की दोनों लाइनों में गाड़ियां पास होने के लिए टोल की मुख्य सड़कों पर टूटे ड्रम भी रखे मिले, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। इसके अलावा यहां अभी तक रेस्ट रूम तक नहीं बना है। टोल प्लाजा पर क्रेन और एम्बुलेंस जरूर है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। हादसे होने पर ना एम्बुलेंस भेजे जाते हैं और न क्रेन का ही उपयोग होता है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर टोल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपते नजर आए। जिन बेटे बेटियों की खुशियों के लिए माँ बाप अपनी सारी सुविधाओं की तिलांजलि दे देते हैं, वे बेटे बेटी बूढ़े माँ बाप की सेवा की बजाय उनके दुखों का कारण बन जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के पारलिया के रहने वाले बुजुर्ग बाबरू मोगिया भी उन अभागों में हैं, जिन्हें पैसे के लिए उनके बेटे और बेटी ही प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके बेटे बेटी की नजर उस 35 लाख रुपए पर है जो उन्हें मुआवजे के रूप में सरकार से मिले हैं। बुजुर्ग ने कुछ रुपए अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रखकर बाकी रुपयों को अपने बेटे जमुनालाल, जगदीश और एक पोते कंवर लाल के बीच बराबर बांट दिए। लेकिन एक बेटे और बेटी की नजर बुढ़ापे के सहारे के लिए रखे रुपयों पर है और इसको लेकर वे अपने माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आखिरकार प्रताड़ित बुजुर्ग अपने पोते को साथ लेकर उपखंड कार्यालय पहुँचे और इंसाफ की गुहार लगाई। एसडीएम ने परिवार वालों को बुलाकर समझाया और बुजुर्ग दंपत्ति की सेवा करने के लिए उनके बेटे को पाबंद भी किया। समझाइश की गई। समझाइश के आधार पे उनको पाबंद किया गया कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे और प्रॉपर रूप से भरण पोषण करेंगे। इसमें मुझे सफलता भी मिली। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आजादी के 75 साल पूरे होने के इस शानदार मौके को लोग यादगार बना देना चाहते हैं। अजमेर के युवाओं ने भी आजादी के 75वें साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए शानदार पहल की है। शहर के शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने सुरक्षित वाहन चलाने की सीख देते हुए कोरोना योद्धाओं को 1100 हेलमेट का वितरण किया। ये नौजवान सभा हर साल 15 अगस्त के मौके पर रैली निकालकर जन जागरण करती है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार रैली न निकालकर कोरोना वॉरियर्स को उनके स्थान पर जाकर सम्मानित किया गया और हेलमेट देकर अमूल्य जीवन को सहेज कर रखने की अपील भी की गई। कार्यक्रम का आयोजन अजमेर पुलिस लाइन में किया गया। इस मौके पर रेंज आईजी एस सैंगथिर, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने सभा की ओर से किए जा रहे इस नवाचार पर शुभकामनाएं भी दी और लोगों से बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील भी की।
आजादी के जश्न की तैयारियां पूरे देश में जोरों पर हैं। इस साल आजादी का ये पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि हम स्वतंत्रता के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। जाहिर है लोगों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है। श्री गंगानगर में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। हालांकि इस बार भी समारोह पर कोरोना महामारी की गाइडलाइंस की कई पाबंदियां रहेंगी, लेकिन इन पाबंदियों के दायरे में रहते हुए भी छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जिला स्तर पर होने वाले संक्षिप्त समारोह में इस बार की थीम भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन पर रखी गई है। वडोदरा के मानचित्र में एक और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटन के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाला है। जी हां, करौली जिले के कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य इलाके में अब देशी विदेशी सैलानी भ्रमण करते नजर आएंगे और अन्य अभयारण्य क्षेत्रों की तरह यहां पर भी जंगल के राजा बाघों सहित अन्य वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। कैला देवी अभयारण्य को बड़े पर्यटन स्थल में तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वन विभाग ने कैला देवी अभयारण्य क्षेत्र के 3 सफारी रूटों के लिए हरी झंडी दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही अभयारण्य क्षेत्र में सफारी रूटों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे आने वाले सालों में इलाके के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें कि कैला देवी अभयारण्य 774 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो वन्य जीवों के लिए हर प्रकार से अनुकूल भी माना जाता है। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ये अभयारण्य क्षेत्र बाघों के लिए आदर्श आश्रय स्थल है। हमारी कार्य योजना आगे इस तरह की रहेगी कि हम इसके लिए कैला देवी वन्य जीव फाउंडेशन का एक गठन किया जाएगा, इन रूटों को तैयार किया जाएगा। इसके तहत हमारे कलेक्टर साहब और उच्च कार्यालय से बजट की मांग की गई है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्दी आपको बजट दे दिया जाएगा। मेवाड़ आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। यहाँ आने वाले सैलानी अब उड़न खटोले पर सवार होकर मेवाड़ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। जी हाँ, देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन अब स्काई लाइन सर्विसेज उदयपुर की मदद से 4 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहा है। इसके लिए 6 महीने पहले ही हीनाथ द्वारा और कुंभलगढ़ में हवाई पट्टी बनाकर तैयार कर ली गई थी। पहले 20 दिन ये सेवा ट्रायल बेस पर भी चलेगी। इसके बाद इस सेवा को स्थायी तौर पर जारी रखा जाएगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा में एक व्यक्ति का किराया 3 से 4 हजार रुपए के बीच होगा। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि काफी लंबे समय से इसकी मांग थी, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हुई है। अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सेवा शुरू होने के बाद सैलानी हेलीकॉप्टर से कुंभलगढ़ और नाथ द्वारा के सौंदर्य को निहार सकेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। हाल ही में हुए ड्रोन हमलों और आतंकी साजिश के अलर्ट को देखते हुए इस बार सेना ज्यादा सतर्क दिखाई पड़ी और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी एक तस्वीर श्रीनगर से सामने आई, जहां किसी भी तरह की हलचल पर नजर रखने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मॉक ड्रिल हुई, जिसमें कई आधुनिक तकनीक और कैमरों से लैस ड्रोन आसमान में मंडराते दिखे। बताया जा रहा है कि काले और सफेद रंग के ड्रोन श्रीनगर के बाजार, स्टेडियम और बाकी इलाकों पर नजर रखेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मेंढर से भी सामने आई, जहां सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी टुकड़ी ने पैदल मार्च करके तमाम संदिग्ध जगहों का मुआयना किया। सेना ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग का अभियान भी चलाया। शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों के ड्राइवरों के पहचान पत्र चेक किए गए, साथ ही उनकी कारों की अच्छे से तलाशी भी ली गई। मेंढर में कुछ दिन पहले नाकाम हुई आतंकी साजिश को देखते हुए बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कुछ चेक पोस्ट भी बनाए गए, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। प्रेमी एक और प्रेमिका दो, बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। और उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए, यानी अपने प्रेमी को पाने के लिए, ये दोनों प्रेमिकाएं बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हुए जा रही हैं। ये देखिए कैसे चांडिल की सड़क पर दिन दहाड़े कैट फाइट हो रही है। लवर को पाने की चाहत कुछ ऐसी है कि आपस में मारपीट कर रही दोनों युवतियां सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी हैं।
जब बात ज्यादा बढ़ी तो भीड़ ने पुलिस को बुलाने की धमकी दे डाली। ये सुनना था कि ये युवक और युवती लग्जरी गाड़ी में सवार होकर फुर्र हो गए। लेकिन प्रेमी के लिए गुत्थम गुत्था हो रही प्रेमिकाओं की ये कैट फाइट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। बिहार के कई जिलों में नदियों में उफान के कारण लोगों की जान मुश्किल में है। गंगा के साथ साथ राज्य में बहने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। जिस सड़क पर पानी की लहरें दौड़ती दिख रही हैं, ये कोई सड़क नहीं बल्कि नदी पर बना एक पुल है। लेकिन अब नदी पुल के ऊपर से बह रही है। एक मोटरसाइकिल तक को भी एक छोर से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए कई लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ रही है। बक्सर का हाल तो ऐसा है कि हाईवे तक पानी में डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाकों में तो पानी इससे भी कहीं ज्यादा है। चौसा, सिमरी, सिकरौल के इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाढ़ के पानी में जाने पर लोगों की रोक लगा दी है। बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो इस बाढ़ के पानी में कलाबाजी करते देखे जा रहे हैं। स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि कटिहार के निचले इलाके भी पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। एक जगह से दूसरी जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है। दूर दूर तक इलाके में केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये अपने ही घर हैं, लेकिन हालत जेल में बंद कैदियों जैसी हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आई भयंकर बाढ़ ने लोगों को अपने ही घर में कैदी बनाकर रख दिया है। बाढ़ के पानी में घिरे लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं। जिस मोहल्ले में चकाचक सड़कों पर बाइक और मोटर कारें फर्राटे भरती थी, उन सड़कों पर सैलाब है और गाड़ियों की जगह अब नावें चल रही हैं। घर में घुसना भी हो तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई बिल्डिंग तो पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गई हैं। उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही कुछ फीट तक नजर आ रहा है। लोग खासे परेशान हैं, लेकिन उन तक सरकारी अमला नहीं पहुंच पा रहा है। किसी को खाने की दिक्कत हो रही है तो किसी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और कोई भी उनकी मदद करने को सामने नहीं आ रहा है। बाढ़ में बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। जानवरों की समस्या तो रहती है, तो देखना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है। ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हो रही है। बूढ़े हों या नौजवान, पुरुष या महिला, सबके हुनरमंद हाथ बांस को नए आकार दे रहे हैं और उनका ये हुनर उनके रोजगार का साधन बना हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की हैं, जहां रामनगर तहसील के कई गांवों से बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत एक समग्र कौशल विकास बांस शिल्प केंद्र स्थापित किया गया है। इलाके में बांस के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद के साथ समझौता किया था। इसी के तहत समग्र कौशल विकास बांस शिल्प केंद्र में 27 से अधिक लोग पूरे उत्साह के साथ बांस से अनेक किस्म के सामान बनाने की कला सीख रहे हैं। लोग इस प्रशिक्षण से खुश हैं। उनका कहना है कि बांस हस्तशिल्प से उनकी जिंदगी में नई रोशनी आएगी। कहते हैं ना, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। इसे सच कर दिखाया है 13 साल के लड़के ने। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 13 साल के एक लड़के ने घर के सामान से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मॉडल तैयार किया है। बताया जाता है कि इस बच्चे ने टीवी पर इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तस्वीरें देखी थी, जिसके बाद वो इसे घर पर ही बनाने में जुट गया और कबाड़ का इस्तेमाल करते हुए उसने हूबहू वैसा ही रॉकेट सिस्टम तैयार कर डाला। 13 साल के तनवीर ने इसका प्रदर्शन करके भी दिखाया। 8वीं में पढ़ने वाले तनवीर ने इस पूरे सिस्टम को अपने स्मार्टफोन से इस तरह जोड़ा है कि इसे दूर बैठकर फोन से ही चलाया जा सकता है। तनवीर के इशारे पर यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जमीन पर आगे बढ़ता नजर आया। यही नहीं, उसने इस सिस्टम के जरिए आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले छोटे रॉकेट दागकर भी दिखाए। तनवीर ने कलेक्टर के सामने भी मिनी रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसे देख वो भी हैरान रह गए। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ट्रक, मतलब रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग के अंदर उसका समाचार आया था। अच्छा। हाँ, दूसरे देश का था। तो उसको देख के फिर मैंने बनाया है।
सुकमा जिले का सहदेव आज सोशल मीडिया का बादशाह बना हुआ है और उसका गाया हुआ गाना हर किसी की जुबान पर है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में बचपन का प्यार छाया हुआ है। इस गाने को गाते हुए और धुन पर आदिवासी युवक और युवतियां झूमते नजर आए। अब सोशल मीडिया पर इस डांस को भी बहुत बार देखा जा रहा है। बस्तर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और विश्व आदिवासी दिवस पर जिले समेत संभाग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये सैकड़ों साल पुराने उस प्राचीन टूटी झरना मंदिर का विहंगम नजारा है, जिसकी दीवार पर भगवान विष्णु विराजमान हैं और उनके दोनों हाथों के ठीक बीचों बीच से निकल रही मां गंगा की अविरल धारा दिन रात शिवलिंग का जलाभिषेक करती रहती है। यही चमत्कार इस शिव मंदिर की खासियत है, जो भोले के भक्तों को बार बार इस ओर खींच लाती है। कई वैज्ञानिकों ने माथा पच्ची की, कई भूगर्भ शास्त्रियों ने भी खूब दिमाग लगाया, लेकिन 24 घंटे और साल के 12 महीने महादेव का जलाभिषेक करती इस अविरल धारा के स्रोत का आज तक पता नहीं लग पाया। कोरोना महामारी के कारण महीनों से बंद पड़ा कर्नाटक का सकरेबेलू हाथी कैंप अब फिर धीरे धीरे गुलजार होने लगा है। कर्नाटक के शिवमोगा से 14 किलोमीटर दूर बने इस कैंप को राज्य के सबसे बढ़िया हाथी आश्रय स्थल का दर्जा दिया गया है। विश्व हाथी दिवस पर बड़ी संख्या में आए सैलानियों ने हाथियों से रूबरू होने का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हाथियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया और गणपति के प्रतीक गजराजों की पूजा अर्चना भी की गई। हाथियों का तिलक और फूलों से श्रृंगार किया गया और फल मिठाइयां भी खिलाई गईं। सैलानियों ने इस दुर्लभ मौके को अपने मोबाइल के कैमरों में भी कैद किया। बता दें कि सकरेबेलू हाथी शिविर में फिलहाल 22 हाथी हैं, जिनके रख रखाव के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। पास के जंगलों से हाथी इस स्थान पर स्नान करने, नाश्ता करने और जंगल में वापस जाने से पहले तुंगा नदी के बैक वाटर में खेलने के लिए आते हैं। हाथियों को विशेष रूप से बच्चों के लिए पानी में खेलते देखना एक अद्भुत अनुभव है। सकरेबेलू हाथी शिविर एक यात्रा गंतव्य है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में शानदार सेंचुरी जमाकर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन नाबाद शतक ठोकने के बाद राहुल लॉर्ड्स के मैदान पर शतक जमाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। लॉर्ड्स पर भारतीय बल्लेबाजों ने 12 शतक लगाए हैं। राहुल से पहले विनु माकंड, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे यहां शतक जमा चुके हैं। दिलीप वेंगसरकर अकेले ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में एक से ज्यादा शतक जमाए हैं। वेंगसरकर यहां 3 शतक लगा चुके हैं। यहां शतक जमाने वाले बल्लेबाजों का नाम ऑनर बोर्ड पर भी लिखा जाता है। साथ ही पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों का नाम भी ऑनर बोर्ड पर लिखा जाता है। इस मैच में राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 126 रन की पार्टनरशिप की, जो 2010 के बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से ओपनिंग विकेट के लिए पहली सेंचुरी पार्टनरशिप रही है। पिछली बार दिसंबर 2010 में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में 137 रन की पार्टनरशिप की थी। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रूस के कमचातका में एक हेलीकॉप्टर के झील में गिर जाने से उसमें सवार कई लोग लापता हो गए। बताया जाता है कि हादसे के वक्त उस हेलीकॉप्टर में 16 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में कई गोताखोरों को कमचातका इलाके की इस झील में उतार दिया गया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।
इसके अलावा राहत दल की टीम ने नाव पर सवार होकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जल्द ही उन्हें कामयाबी भी मिली और उन्होंने कुछ लोगों को झील से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस में पर्यटकों से भरा हेलीकॉप्टर जिस झील में गिरा, वो झील एक ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद बनी थी और उसकी गहराई 130 मीटर है, जहां तक गोताखोर भी नहीं जा सकते। इसलिए हादसे के बाद लापता 8 लोगों की तलाश के लिए सेना की मदद ली जा रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट ने पर्यटकों को नजारा दिखाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी तो नहीं की थी। तुर्की के कस्तामोनू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों के सिर से छत तक छिन गई। जानकारी के मुताबिक बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत भी हो गई। वहां बाढ़ से हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। कस्तामोनू के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क को देखकर लगा ही नहीं कि वहां कभी लोगों के आने जाने का रास्ता भी रहा होगा। सड़क की जगह वहां सैलाब बहने लगा। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद मकान किसी नदी किनारे बने हों। बाढ़ की वजह से कुछ मकानों की हालत मुरझाए फूलों की तरह हो गई। वहां रहने लायक हालात बचे ही नहीं। कई मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गए। कुछ इमारतों में लोगों के फंसने, मलबे में दबे होने की खबर भी मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंचे। मुसीबत की इस घड़ी में पुलिस ने भी उनका साथ दिया। लोगों की जिंदगी बचाने की कवायद तेज हो गई। एक दूसरे इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ मशीनों की मदद से रास्ते को साफ करने का काम जारी दिखा। घरों में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर भी आया गया, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल दिखे। उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में आग रुकने का नाम नहीं ले रही। आग की इस तबाही में 65 लोगों की मौत हो गई है और जो बच गए हैं उनके सामने जिंदगी का संकट खड़ा हो गया है। आग ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी तस्वीरों ने सबको डरा दिया। जंगल इतनी बुरी तरह जले कि कई किलोमीटर दूर तक उसे देखा गया। हर जगह धुआं ही धुआं नजर आया। इसके बाद जब आग ने रिहायशी इलाकों का रुख किया तो तबाही की तस्वीरें और भी खतरनाक हो गई। घर, दुकान, स्कूल और कारें इसकी जद में आ गई, जिसे दमकल विभाग की मदद से बुझाया गया। आबादी वाले इलाके में आग के पहुंचने से लोगों को घर तक छोड़ने पड़ गए और कई लोगों ने राहत कैंप का रुख किया, जहां खाने और जरूरत के सामान की व्यवस्था सरकार ने करवाई। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर पानी की बोतलें, कंबल और कपड़े लाए गए, ताकि जब तक आग पर काबू ना पाया जाए तब तक लोगों को सुरक्षित जगह मिल सके। इधर दमकल विभाग के साथ स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।